हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 8th का मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 वीडियोस में इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियोस दिख जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले पढ़ते हैं। अनिकेत ने एक बैंक में 50,000 रुपए जमा किए। बैंक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान करता है। एक वर्ष बाद अनिकेत को कितना ब्याज मिलेगा, यह भी ज्ञात कीजिए। तो दो क्वेश्चन ये रहे और एक क्वेश्चन ये हमारा है। ठीक है, तो अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले तो हमसे ये पूछा है कि एक वर्ष बाद अनिकेत को कितना ब्याज मिलेगा। तो अब हम ये कैसे बताएंगे। देखो सबसे पहले इसको आप एक बार इंग्लिश में रीड कर लो, क्योंकि मैं आपको दोनों ही मीडियम में सॉल्व करवा रहा हूं, तो इसीलिए सबसे पहले इसको आप रीड कर लो। ये रहा हमारा, अनिकेत डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 50,000 in a bank. The bank offers the 10% rate of interest compounded annually. How much interest will Aniket get after 1 year? Also find। दो क्वेश्चन ये रहे और ठीक है। तो देखो अब करना कैसे है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि एक वर्ष बाद अनिकेत को कितना ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले तो जो हमें ये 50,000 दिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो कि 50,000 है। इसके अलावा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट दर कितना दिया है, 10% का दर हमें दिया है। अब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज हमसे बोला गया है, तो इसीलिए जो हमारा ए वाला फॉर्मूला होता है यानी कि अमाउंट वाला, वो लगाएंगे हम। क्या होता है हमारा, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले P यानी प्रिंसिपल, जो कि कितना है 50,000, एंड इसके बाद है 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन में क्या है 100 और पावर n है। तो n की जगह पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि हमसे एक वर्ष का पूछा गया है, तो इसीलिए एक हमारा हो जाएगा n की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर ये 50,000 को तो हम उतार देंगे, और ये 10 एकम 10 और प्लस में 1, तो कितना हो गया 11, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 11/10 आएगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगेगा, और ये 11/10 हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 11 और ये 5,000, तो 11 और 5,000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55,000। तो ये तो है हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, एक वर्ष बाद जो 50,000 मूलधन है प्रिंसिपल, उस पर ब्याज जुड़कर टोटल इतना मिल जाएगा 55,000। लेकिन हमसे पूछा है इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये हमारा अमाउंट आया है, यानी कि हमारा अमाउंट आया है 55,000, तो हम 55,000 में से माइनस कर देंगे जो प्रिंसिपल है यानी 50,000 को, तो ये बचेगा 5,000। ठीक है, यानी कि 5,000 का एक वर्ष बाद अनिकेत को ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको अब हम करेंगे। पूछा है कि दूसरे वर्ष का मूलधन, तो दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा। देखो एक वर्ष बाद जो टोटल हमारा अमाउंट आया है, कितना आया है 55,000 यानी कि 50,000, तो यही हो जाएगा दूसरे वर्ष का मूलधन। एक बार इसको इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है ना, वो हमारा यही होगा 55,000। तो इसीलिए ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 55,000। एंड इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा है 4 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि अब हमें 4 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स। अब ये हम कैसे निकालेंगे, चलो इसको अब हम करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं, आप इसको समझ लिए होंगे,
मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब देखो आगे इसको करना कैसे है। 4 वर्ष बाद का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो किस तरह से हम निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल था यानी कि मूलधन 50,000 और रेट जो है वो हमारा है 10%। अब देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हमारा फॉर्मूला है, यानी कि अमाउंट वाला, A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। अब यहाँ पर P यानी कि प्रिंसिपल, ये तो हमारा 50,000 है, तो इसको तो हम उतार देंगे, ब्रैकेट 1 प्लस R यानी कि रेट कितना है 10 अपॉन 100। अब यहाँ पर N जो है, N की वैल्यू क्या लेंगे इस बार, हमसे 4 वर्ष का पूछा है, इसीलिए N की वैल्यू इस बार हमें 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो ये हमारा 50,000 एज इट इज। अब इसके बाद ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया था पहले 11/10, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई और ये 11/10। अब यहाँ पर देखो पावर जो है वो हमारा 4 है यानी कि 4, तो इसीलिए 11/10 को ना हमें 4 बार इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होगा, तो ये हमने कर दिया। अब देखो ये 1 2 3 4, नीचे 4 0 से ऊपर वाला ये 4 0 कट जाएगा, तो अब बचा 5 और ये ऊपर 11 11 4 बार, इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई सबका। तो जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 73,205। ठीक है, तो ये तो आ गया टोटल अमाउंट 4 वर्ष के बाद। लेकिन हमसे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो ये टोटल अमाउंट है यानी 73,205, इसमें से मूलधन को यानी प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो प्रिंसिपल हमारा 50,000, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 23,205। ठीक है, तो ये आंसर है इस सेकंड पार्ट का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें देखो अथवा में भी हमें दे रखा है, तो मैं आपको ये भी समझाने जा रहा हूं। अब देखो बोला है दीपावली के अवसर पर सुधा अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है, फिर भी उसे 14% का लाभ होता है। दुकान पर अंकित मूल्य 350 रुपए वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 350 रुपए जो अंकित मूल्य है वस्तु का, उसका क्रय मूल्य हमसे पूछा है। अब देखो इसको इंग्लिश मीडियम में, तो यहां पर ऑन द occasion of Diwali, Sudha offers a discount of 20% on all the items at her shop. Still, she makes a profit of 14%. What is the cost price of an article marked at 350? तो जिस आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 350 है उसका कोस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। तो देखो इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो मार्क्ड प्राइस जो है वो हम लिख लेते हैं, यानी कि मार्क्ड प्राइस यानी कि MP। मार्क्ड प्राइस को आप हिंदी में लिखना अंकित मूल्य, तो ये हमारा है 350 रुपीज। ठीक है, अब डिस्काउंट यानी कि छूट, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20%। अब डिस्काउंट जो है वो 20% का है, लेकिन रियल में यानी कि रुपीज में कितना होगा वो हम पता लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो 20% है 20% हम फाइंड करेंगे किसका, मार्क्ड प्राइस यानी कि 350 का, 20% ऑफ 350। तो इसको सॉल्व करने पे ये 20% हटाएंगे तो नीचे 100, ऑफ की जगह पे क्या आता है मल्टीप्लाई, एंड ये क्या है 350। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये वाला 0 से ये कैंसिल, बचा 2 and 35, तो ये हो जाएगा 70, यानी कि 70 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, सुधा जो है वो 70 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो दे रही है। अब देखो सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे यानी कि SP। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जो मार्क्ड प्राइस है यानी कि 350, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को यानी कि छूट को जो कि 70 रुपीज है, तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो कितना आ जाएगा ये 280 रुपए। ठीक है, तो ये तो है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब देखो हमें बताना क्या है कि
व्हाट इज द कोस्ट प्राइस, यानी कि कोस्ट प्राइस हमें बताना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता, उसको हम लेट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट, यानी कि हिंदी में लिखेंगे माना क्रय मूल्य, यानी कि कोस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। तो ये हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब हमें यह भी बोला गया है कि जो सुधा है ना, वो शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 14%, वो 14% का उसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर अब हम प्रॉफिट पता करेंगे। तो देखो प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है उसको 14% का, तो इसीलिए 14% ऑफ सीपी क्या है, यानी कि कोस्ट प्राइस एक्स, तो इसीलिए 14% ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 14% हटेगा तो नीचे 100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई एंड ये एक्स, तो इसको सॉल्व करने पे 14 और एक्स का मल्टीप्लाई 14x एंड नीचे 100। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखो ये जो हमारा आया है 14x अपॉन 100, ये क्या है, ये हमारा है प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट है एंड ये हमारा है सीपी, यानी कि कोस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो अब हमें अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि कितने में सुधा अपना जो उसका आर्टिकल है उसको कितने में बेच रही है, वो हमें निकालना है। तो ये जो प्रॉफिट है इसको और जो ये हमारा कोस्ट प्राइस है इसको, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। तो इसके लिए जो हमारा कोस्ट प्राइस है यानी कि एक्स एंड जो हमारा प्रॉफिट है यानी कि 14x अपॉन 100, इनको ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड कैसे करना है, 100 और x का मल्टीप्लाई, 100x प्लस 14x, तो ये हो जाएगा हमारा 114x अपॉन क्या है 100। तो ये हमारा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखो हमने पहले ही सेलिंग प्राइस ये निकाल रखा था 280 और यहां पर सेलिंग प्राइस हमारा 114x बटे 100 आ गया। तो ये दोनों तो हमारे बराबर होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि यहां पर हमारा 114x बटे में 100 आ जाएगा, इसके बराबर में लिख देंगे 280, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। अब इसको सॉल्व करना है, 100 को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 114x, तो 100 और 280, 280 तो उतार देंगे, 100 इधर जाके हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 114 को भी इधर ले जाएंगे, इधर x बचेगा, तो ये 280 गुणा में 100 एंड बटे में आ जाएगा 114। ठीक है, क्योंकि यहां पर गुणा में है। अब इसको काटेंगे, ये 2 के पहाड़े से 50 बार में कटेगा, ये 2 के पहाड़े से 57 बार में कटेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 280 और 50 इसका गुणा करके और 57 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, भाग करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है ना वो आएगा 245.61 रुपीज। ठीक है, तो यही हमारा है कोस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 245.61। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना था इस और वाला क्वेश्चन को, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। तो यहां पर आप देख सकते हो ये टाइम हमें दिया गया है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक कार। ठीक है, तो हमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ फॉर द अबव इंफॉर्मेशन। तो हमें इस इंफॉर्मेशन से एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है। यहां पर सबसे पहले इसको हम हिंदी मीडियम में एक बार रीड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, निम्न तालिका एक दिन में अलग अलग समय पर एक कार द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाती है, उपरोक्त जानकारी के लिए ग्राफ बनाइए। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, चलो इसको बनाते हैं। देखो यहां पर मेरे पास ग्राफ तो नहीं है, आपको एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा समय है और तय की गई दूरी है, तो चलो इसको बनाते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले हम सीधी लाइन एक बनाते हैं। यहां पर मेरे से ना थोड़ी टेढ़ी लाइन बन सकती है, आप स्केल का यूज करके बनाना। ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है, y अक्ष, एंड नीचे ये जो है
ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक्स एक्सिस है ना, इस पर हम जो हमारा ये समय है सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 और 1, इसको हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम है वो 9 बजे से शुरू है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये 9 बजे का हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ी टेढ़ी लाइन बना करके दिखा देंगे क्योंकि हमारा टाइम डायरेक्ट 9 बजे से शुरू हो रहा है इसीलिए। फिर इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 10, ये 11, ये 12, ये 1 हो जाएगा, एंड आगे एक और बना सकते हैं 2। ठीक है, तो ये हमारा टाइम है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम। इसके बाद ऊपर जो वाई एक्सिस है इस पर हम क्या ले लेंगे, तय की गई दूरी, यानी कि ये सारा। तो यहाँ पर जो गैप है वो मैं 50-50 का लूँगा, तो ये हो जाएगा 50, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 100, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 150, ये हमारा हो जाएगा 200, इसके बाद ये 250, ये हो जाएगा हमारा 300। ठीक है, तो 300 तक कर दिया हमने। और ये हमारा जो वाई एक्सिस पर हमने लिया है ये क्या है, तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें लिख देना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो सबसे पहले 9 बजे जो टोटल तय की गई दूरी है वो कितना है, 50 किलोमीटर। तो 9 बजे हमारा ये रहा और 50 किलोमीटर ये रहा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पहला पॉइंट। इसके बाद 10 बजे 150 है, तो 10 बजे हमारा ये रहा और 150 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। 11 बजे 200 है, तो 11 बजे ये रहा और 200 हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा 200, देख सकते हो आप इसके सामने, ये हमने कर दिया। फिर 12 बजे 250 है, तो 12 बजे ये रहा हमारा और 250 यहाँ पर आएगा। इसके बाद 1 बजे 275, तो एक हमारा ये रहा, 275 कहाँ आएगा, 250 और 300 के बिल्कुल बीच में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे, आप स्केल से करना, इसको इससे, ये और फिर ये। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया। आप ग्राफ पेपर पर इसको बनाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें भी अथवा में हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ऊपर वाले को छोड़कर ये वाला भी कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन मैं आपको दोनों ही करवा रहा हूँ। इसमें बोला है सरकार ने कुछ वर्षों के दौरान जंगल में हाथियों की संख्या की गणना की और इसे निम्न अनुसार ग्राफिक रूप में दर्शाया। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले इसको एक बार हम इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। द गवर्नमेंट काउंटेड द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर एंड रिप्रेजेंटेड इट ग्राफिकली एज शोन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें दिया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग विच कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स द इक्वल नंबर ऑफ एलिफेंट्स वर काउंटेड। तो हमें बताना है कि कौन से जो ईयर हैं उनमें जो एलिफेंट्स का नंबर है वो सेम रहा, यानी कि इक्वल रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2011 में और 2012 में, ये आप देख रहे हो, ये हमारा सेम रहा एलिफेंट्स का नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 200 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 210 का है। ठीक है, ये 220 का है, ये 230 का है और ये 240 का। तो 2011 से 2012 ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 2011 से 2012। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द ईयर 2013 टू दैट ऑफ 2014। तो 2013 में देखो कितने जो एलिफेंट्स हैं, 230 है, तो ये 230 रेशो बोला है, तो ये होता है रेशो का साइन। एंड 2014 में देखो 200 है, तो ये हो जाएगा 200। 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा 23:20। ये आंसर है हमारा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स काउंटेड। तो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स का डिफरेंस पूछा है। तो देखो मैक्सिमम कितने नंबर है एलिफेंट्स का, ये आप देख सकते हो, ये हमारा 230।
तो 230 में से माइनस कर देंगे, डिफरेंस बोला जाता है तो माइनस करते हैं। सबसे कम यानी कि मिनिमम कितना है, ये देखो मिनिमम ये रहा, तो यहाँ पर 200 है, ये हो जाएगा 190, यानी कि मिनिमम है 190, माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से देखो हमारा सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ई में जितने भी क्वेश्चन है सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन है और सारे 4 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।